जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद खान साहब। जैसा कि अभी 5 तारीख को IPS अब्दुल रहमान की बुक का विमोचन था। इस मौके पे जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज़ जलील, पूर्व विधायक वारिस पठान, अदर पार्टियों कांग्रेस के भी थे, उसमें समाजवादी के थे और भी लोग उसमें शामिल थे। और वहीं पे कुछ जो है कि तू मैमे हुई, उस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे जैद खान साहब किस बात को लेके ये तू मैमे हुई। देखिए, अब्दुल रहमान साहब की जिस किताब का विमोचन हुआ उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों का क्या तनासुब है इस दौर की सियासत में। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमान हाशिए पे चला गया। ठीक है, ये शुरुआत उस वक्त हुई जब इम्तियाज़ जलील साहब ने उस प्रोग्राम को पूरा अपनी पार्टी के मंसूर और उसूल जो है उस पार्टी का वो बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मुसलमान थे जिन्होंने मतलब तमाम चीज़ों के मुखालफत की। अरे बाबा, 547 MP हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा में हैं, सिर्फ 2 MP से पार्लियामेंट नहीं चलती है। और उन्होंने बताया मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि मुसलमान जो है वो सेकुलरिज़म का सारा बोझ वो अपने कंधों पे उठा के रखता है। सारी पार्टियां ये समझती है कि सिर्फ मुसलमान ही को सेकुलर होना चाहिए और उनको ग़ुलाम बनाने की कोशिश करती हैं, तो इससे मुसलमानों को बाहर आना चाहिए। इन्हीं सब बातों का जवाब आरिफ नसीम खान साहब ने बहुत ही खूबसूरती से दिया। उन्होंने मिसाल दी कि हम जब देखते हैं 2014 में तो 33% वोट बीजेपी को मिले थे और 67% वोट विपक्ष को मिले थे। 2019 में वो जो 33% वोट थे वो 37% हो गए और 63% वोट विपक्ष को हो गए। तो उन्होंने बताया कि जो 63% और 67% वोट मिले वो वोट मुंतशिर हुए, बढ़ गए, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और उसी की वजह से वो 303 सीटों पर इक़्तिदार में आई अभी 2019 में। तो उनका मकसद ये था कि हमें मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। वो ये बताना चाह रहे थे कि इस मुल्क में सेकुलरिज़म और कम्युनलिज़म की लड़ाई है। हम हिंदू और मुसलमान की लड़ाई देखिए, पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन्होंने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मुतालबा किया और हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र का मुतालबा किया। लेकिन मुल्क की एक बड़ी आबादी ने जो सेकुलरिज़म को पसंद करते थे, गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने सेकुलरिज़म का साथ दिया और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। आज ये कम्युनलिज़म की जैसे अभी आपने बराबरी का कहा है, तो हिंदुस्तान के अंदर 131 सीटें ऐसी है जो रिज़र्व है। अभी मैं 2 सीटों का आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कि दिल्ली की नगीना, जहाँ से कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उसको रिज़र्व किया गया। और बहराइच की एक सीट है जहाँ से 6 बार MP मुस्लिम जीत के आ गया था, उसको रिज़र्व किया गया। जबकि दलित बहुल जो है रायबरेली और अमेठी है, इसको क्यों नहीं रिज़र्व किया गया? आप बात करते हैं सबको मिल के करना चाहिए। और जब भी कोई, चाहे वो 3 तलाक की बात आए, चाहे वो महिला आरक्षण की बात आए, तो उसके लिए ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं? नहीं, देखिए, महिला आरक्षण की बात हो, पूरा विपक्ष एक साथ में था। महिला आरक्षण में सारे लोगों ने जो बातें की, हम थोड़ा अब विषय से थोड़ा भटक जाएंगे। आपने बात की रिजर्वेशन की, तो देखिए जो दबे कुचले लोग थे, जो सदियों से मतलब दबाए जा रहे थे, आज भी जो स्टालिन ने बात की सनातन धर्म की, और वो सर मैंने ये पूछा है जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसको रिजर्व किया गया, अमेठी और रायबरेली तो दलित बाहुल है, उसको क्यों नहीं रिजर्व किया गया? देखिए, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, अभी इस वक्त मुंबई महानगर पालिका में जब रिजर्वेशन की बात हुई तो हमारा एक डेलीगेशन यहाँ के कमिश्नर से मिला, जो इलेक्शन कमिश्नर था, उससे हम लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हम परसेंटेज वाइज इस तरीके का रिजर्वेशन चाहते हैं और रिजर्वेशन हटाते हैं। ये बात आपकी सही है। ये देखिए, बाबुओं ने जो कानून बना रखा है उसमें वो गौर करने जैसी बात है कि जो मुस्लिम इलाके, मेजॉरिटी के मुस्लिम इलाके हैं, वो रिज़र्व किए हैं, इस पर गौर करना चाहिए। आज वो सारी बातों पे मतलब जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं आरिफ नसीम खान साहब के विषय पे आता हूँ, तो उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की
कि मतलब हम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, सेकुलर वोट मुत्तहिद नहीं होंगे। देखिए, आज़ादी से पहले वो मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे। आज के इस ज़माने में 80 और 20 की जब बात होती है तो क्या हमारे सामने कोई ऐसा कोई मकसद है क्या? आप मुल्क से हटने और बटने की बात कर रहे हैं। मुसलमान अगर 20% एक तरफ वोट देगा और हिंदू अगर एक तरफ वोट देगा तो क्या नतीजा होंगे? इक़्तिदार से बीजेपी की वही रणनीति थी। आज बीजेपी के पास MP MLA आप देखेंगे तो मुसलमान तो मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इनका मकसद ये है कि हिंदू और मुसलमानों को बांट के लड़ा जाए, कम्युनलिज्म पे लड़ा जाए। और हम मुसलमान और उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरती से बताया कि 67% वोट क्या सब मुसलमान ही नहीं थे, लेकिन हिंदू थे, मेजॉरिटी में हिंदू थे, मुसलमान भी थे, लेकिन वो वोट बटने की वजह से बीजेपी इक़्तिदार में आई। ये इनका मकसद था। अच्छा, उस दरमियान हुआ क्या कुछ? वो ये कोई कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं थी। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक लोकल पार्टी है, उसके 2 MP है, तो वो क्या पूरे हिंदुस्तान में उसकी वजह से हार रही है कांग्रेस? यही बात तो उन्होंने की कि आप बिहार में जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं, बंगाल में जाके चुनाव लड़ते हैं। हिंदुस्तान का वो कोई इलाका आपसे बचता नहीं जहाँ जाकर आप चुनाव नहीं लड़ते। तो ये ऐसा क्यों करते हैं आप? सर, लोकतंत्र कोई कहीं भी लड़ सकता है। हाँ, नहीं, नसीम खान साहब ने कहा कि आप लोकतंत्र है, आप कहीं पे भी लड़िए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये लोकतंत्र है, कोई कहीं पे भी लड़ सकता है। लेकिन वोट देने वाली जनता है और जनता इस बात को समझती है। जनता ने बंगाल में जो नतीजे दिए और जो इस कर्नाटक में जो नतीजे दिए, बहुत खूबसूरत नतीजे दिए। वो सेकुलरिज्म के साथ में थे, आज वो सेकुलरिज्म के साथ में हैं। सर, ये जो टूटू मैम है, इसका मेन मुद्दा क्या था? वही तो मैं बता रहा हूँ। जो मुद्दा था, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान सेकुलरिज्म का सारा बोझ मुसलमानों पे डाल दिया जाता है। और नसीम खान साहब ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जो 67% वोट पड़े वो हिंदुओं के मेजॉरिटी थे, मुसलमानों के थे, लेकिन वो वोट मुंतशिर होने की वजह से बीजेपी इक़्तिदार में आई। यहाँ लड़ाई कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की है। इस चीज़ को हर किसी को समझना चाहिए। मुसलमान अगर मुसलमान बनकर वोट देगा, हिंदू अगर हिंदू वोट बनकर देगा, तो जिस तरीके से बीजेपी चाहती है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चलिए ठीक है। बीजेपी की तो अब 2024 को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? हाँ, रणनीति तो बनाया है सारा इंडिया, जो इंडिया नाम दिया गया है। देखिए, उनके 28-30 पक्ष थे, उसमें से 3-4 लोग भाग गए। पंजाब से लोकमान्य अकाली दल वो चला गया, और दूसरी तरफ इनका जो मद्रास में वो था वो उनसे अलग हो गए स्टालिन के नाम पे, और दूसरी सारी चीज़ें मतलब उसी भेदभाव को लेकर अलग हो गए। रोज़ रोज़ इनके मतलब NDA के लोग कम होते जा रहे हैं, और इंडिया जो है, आपके लोग भी तो कम होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपके जो हैं संजय सिंह हैं, वो भी तो कम हो गए। नहीं, संजय सिंह वो कम होना ठीक, वो मतलब वो तो ये है कि देखिए, संजय सिंह का मसला ये है कि जो NDA है वो बहुत डरा हुआ है, और संजय सिंह के साथ में तमाम इंडिया की ताकत उसके पीछे उनको सपोर्ट कर रही है। संजय सिंह को जब पार्लियामेंट से निकाला गया, तमाम विपक्ष एक साथ बैठ के संसद में उसका विरोध करता रहा। संजय सिंह मतलब वो एक गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे सोच और जो हमारी पॉलिसी है वह आप पार्टी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अभी तो कहने का यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसके मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल हैं। किस चीज़ के? अब ये जो घोटाला हुआ है, इसके मास्टरमाइंड, जिसमें 13-14वें नंबर पे ये गए हैं, 13 लोग अब तक जा चुके हैं। तो अभी 2024 बाकी है और इनको कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड ये है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED को लताड़ लगाई है कि अभी तक आपने मनीष सिसोदिया की चार्जशीट 8 महीने हो गए और अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की। तो ये तो एक मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। इनके पास कोर्ट चिल्ला कर कह रहा है कि आप बताइए, इनका जुर्म साबित करने के लिए चार्जशीट दाखिल करो। ये चार्जशीट नहीं दाखिल कर रहे हैं। आप लोग बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ED है, इनकम टैक्स है, CBI का इस्तेमाल करती है विपक्ष के लिए। अभी देखिए, अभी जल्दी जो है फिल्म स्टारों के पास भी नोटिस गया है। गलत है तो नोटिस गया है। देखिए, सही झूठ कब होता है कि देखिए, अपना बच्चा पराये का बच्चा, अगर दोनों गलती करते हैं तो अपने बच्चे की भी गलती होती है, दूसरों की भी गलती होती है। इन्होंने तो एकतरफा फैसला कर लिया कि सारा विपक्ष ही इसका जिम्मेदार है। अच्छा, आप बीजेपी की बात करते हैं, मैं उसी नसीम खान साहब वाले उससे जोड़कर बताता हूँ कि बीजेपी जो है ना, वो सिर्फ छोटी मोटी पार्टियों को इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये इन लोगों का भी इस्तेमाल करती है इलेक्शन के लिए। बीजेपी बहुत विचार से और बहुत मंथन के बाद इलेक्शन लड़ती है। आप मैं बताऊं, यूपी का जो अभी जो
स्टेट यूपी का चुनाव हुआ, उसमें एक इब्तदाई दौर में 120 सीट में जो पोलिंग हुई थी उसमें नतीजे मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे। लेकिन हुआ क्या, नतीजे क्या हुए आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ऐसा अंदाज़ा था कि 120 सीट में 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। वजह क्या हुई कि समाजवादी पार्टी ने जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वहीं पे बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, फिर वहां के मुकामी छोटी छोटी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, और तनहा वो बीजेपी का कैंडिडेट 2-5 हज़ार की मार्जिन से जीत गया। यूपी का नतीजा आप देखें, बहुत छोटे छोटे वोटों पर बहुत लंबी तादाद में समाजवादी के लोग हारे हैं। उसका वजह क्या है कि समाजवादी के पीछे जो 5 पार्टियां रहती हैं, जो दाने डाल के ख़रीदे जाती पार्टियां हैं वो रहती हैं, फिर उसके बाद में ये ईडी और वो सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। एकदम साफ पिक्चर है कि बीजेपी जो है पूरे तन मन धन और अपने गुलामों के साथ इलेक्शन लड़ती है। प्रहारी मुंबई से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।